नमस्ते दोस्तों। आज अपन अध्ययन करेंगे मुगल काल का दूसरा शासक हुमायूं। कल तक अपने अध्ययन कर लिया था बाबर का, 3 पार्ट में अध्ययन किया था। अब अपन अध्ययन करेंगे हुमायूं। हुमायूं भारत में किस प्रकार सत्ता स्थापित करता है, किस प्रकार शेरशाह हुमायूं को भारत से बाहर धकेल देता है और किस प्रकार पुनः हुमायूं भारत पर अधिकार करता है, किनकी सहायता से वो शासन पे अधिकार करता है, कहां पर जाकर वो शरण लेता है। इसके पूरे अध्याय के बारे में अपना अध्ययन करेंगे। तो अपन आज अध्ययन करते हैं हुमायूं। अब इसका पूरा नाम था नासिरुद्दीन हुमायूं। ये भी ध्यान रख लेना, क्या नाम था? नासिरुद्दीन महमूद हुमायूं। अब इसके बारे में अपन एक एक स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे, शासन के बारे में या उसके जन्म के बारे में। हुमायूं का जन्म 6 मई 1508 को काबुल में हुआ था। और हुमायूं के पिता का नाम बाबर था, हजरत फिरदौस मखानी, जिसको अपन जहीरुद्दीन बाबर कहते हैं। माता का नाम महम बेगम था। अब ध्यान रखना, हुमायूं का नाम ही, इसका अर्थ ये होता है भाग्यशाली। बाबर की 3 पत्नियां थी और कोई पुत्र नहीं था, पर 1508 के अंदर इसका एक पुत्र का जन्म होता है। उसका वो नाम रखता है हुमायूं और वो कहता है भाग्यशाली। उसने कंधार पर अधिकार कर लिया था, बादशाह की उपाधि भी धारण कर ली थी। अब उसके थोड़े से स्थायित्व के दिन आ चुके थे, काबुल पर अधिकार किया था उसने, इसलिए उसका नाम रखा था भाग्यशाली हुमायूं। पर यदि इसके जीवन से संबंधित देखा जाए, इससे विपरीत कोई भी व्यक्ति का नाम नहीं था। जितना इसका नाम भाग्यशाली है, इतना ही इसका जीवन दुर्भाग्यशाली था। दर दर ठोकरें खाता रहा और ठोकरें खाता ये मर गया था, इसलिए इस नाम हुमायूं है, पर इसका विपरीत था इसका अर्थ। अब उसके बाद में अपन पढ़ेंगे हुमायूं बदखशा का शासक नियुक्त किया गया था। 12 वर्ष की उम्र में ये बदखशा का शासक नियुक्त कर दिया गया था। और उसके बाद में अपन अध्ययन करेंगे हुमायूं के शिक्षक कौन कौन से थे। मसूहुद्दीन रुहेला और मौलाना इलियास। इसी ने इनको नक्शर शास्त्र की शिक्षा भी दी थी। ये ज्योतिष राजा था, ध्यान रखना। ये हुमायूं बहुत ज्योतिष में विश्वास करने वाला मुगल शासक था और ये सतारी सिलसिले को मानने वाला था। इसके यहाँ मुहम्मद घोष ये अपना गुरु मानता था, जो सतारी सिलसिले का था। वैसे बाबर के सिलसिले को मानने वाला था, नक्शबंदी सिलसिले को मानने वाला था, और ये हुमायूं सतारी सिलसिले को मानने वाला था। इनके गुरु है मसूहुद्दीन रुहेला और मौलाना इलियास। इसने नक्शर शास्त्र की शिक्षा भी दी थी, ये भी ध्यान रखना। अब इन्होंने खगोल शास्त्र की शिक्षा किससे प्राप्त की? इनके दरबार में खगोल शास्त्री कौन था, ये भी लिख लेना। मुल्ला चांद या चांद मुल्ला चांद, ये खगोल शास्त्री था। खगोल की शिक्षा इन्होंने इससे प्राप्त की थी। उसके बाद में अपन हुमायूं के रिश्तेदार या उनके जीवन संबंधी यदि अध्ययन करें, हुमायूं के 3 भाई थे, कामरान, दूसरा अस्करी
ये दोनों ही किसके पुत्र थे? गुलरुख बेगम के। हुमायूं की पत्नी का नाम था गुलरुख बेगम, इनके पुत्र थे। और एक और भाई था हिंदा, जिसने बाबर ने 1519 में इसका नाम रखा हिंद को लेना, और ये दिलदार बेगम का था। और दिलदार बेगम की पुत्री थी गुरबदन बेगम, जिसने हुमायूं नामा लिखा था। ये भी इसी की पुत्री थी, जिसने क्या लिखा था? हुमायूं नामा। ये इनके पुत्र थे बाबर के और हुमायूं के भाई। और भी इसके रिश्तेदार थे, मिर्जा लोग थे, जिसका नाम था मुहम्मद जमान। ये भी तैमूर वंशी थे। सुल्तान मिर्जा के दो पुत्र थे, उलुग और शाह मिर्जा। उलुग और शाह मिर्जा, ये मिर्जा बंधु भी कहते हैं इनको। ये भी तैमूर वंशी थे। ये इनके रिश्तेदार थे। अब बाबर की मृत्यु होती है 27 दिसंबर को। कितनी तारीख होती है? 27 दिसंबर को 1530 को। अब हुमायूं गद्दी पे बैठता है 30 दिसंबर को। अभी मध्यकाल क्या हुआ था? 3 दिन का ये गैप कैसे आया? और इसी गैप को अपन अगला अध्ययन करेंगे। उसको कहते हैं खलीफा षड्यंत्र। क्या कहते हैं इसको? खलीफा षड्यंत्र। अब अध्ययन करेंगे खलीफा षड्यंत्र क्या था। जैसे ही बाबर की मृत्यु होती है, उस समय बाबर का वजीर था निजामुद्दीन अली खलीफा। निजामुद्दीन अली खलीफा। अब ये खलीफा था, ये बाबर का वजीर था। ये नहीं चाहता था कि हुमायूं को शासक घोषित किया जाए। ये क्यों नहीं चाहता? इसका कारण था कि हुमायूं बहुत ही अयासी व्यक्ति है। हुमायूं बहुत ही भोग विलास से जीने वाला व्यक्ति है, अफीमची है, बहुत अफीम की पीक में मस्त रहता था। इसलिए नहीं चाहता था कि बाबर जो साम्राज्य छोड़ के गया था उसको वापस खो दिया जाए। वो योग्य शासक को यहाँ, या योग्य व्यक्ति को यहाँ बैठाना चाहता है। इसलिए वो मेहदी ख्वाजा को शासक बनाना चाहता था। ये बाबर का बहनोई था, जो खानजादा बेगम का पति। खानजादा बाबर की बहन थी, जो शिवानी खान और सैयद हादा, और तीसरा पति मेहदी ख्वाजा। ये इसको यहाँ शासक बनाना चाहता था। अब इसकी घटनाक्रम, इसका पूरा एक उल्लेख करता है। व्यक्ति है निजामुद्दीन अहमद। इसने एक पुस्तक लिखी थी, तबकाते अकबरी। क्या है पुस्तक का नाम? तबकाते अकबरी। ये पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक के अंदर ये घटना का उल्लेख करता है कि बाबर की मृत्यु के बाद में हुमायूं को शासक नहीं बनाना चाहता था खलीफा। वो खलीफा मेहदी ख्वाजा को गद्दी पर बैठाना चाहता था। पर हुआ ये, वो उसको एक तो ये हुआ कि मेहदी ख्वाजा को इतना अहंकार आ चुका था कि मैं ही अभी अगली शासक बनने वाला हूँ, बादशाह बनने वाला हूँ। वो फरमान जारी करना कर दिया, और लोगों के फरमान और उनकी समस्या को सुनना, दरबार लगाने, इस टाइप का वो व्यवहार करना शुरू कर दिया था। एक तो खलीफा को ये अच्छा नहीं लगा। दूसरा, वो खलीफा जब इसके यहाँ गया था, उसके पास में एक व्यक्ति था मुकीम खां। ये निजामुद्दीन अहमद का पिता था। ये इसके पास में खड़ा था। इसने कहा, ये बड़बड़ाया मेहदी ख्वाजा। अब पेट की बात या कभी बार मुंह पे होठों पे आ जाती है, दिल की बात भी। तो ये
गड़बड़ाया कि जब भी मैं शासक बनूंगा, बादशाह बनूंगा, सबसे पहले मैं खलीफा की खाल खिंचवाऊंगा। ये इसने इसको जाकर कह दी खलीफा को कि देख, तुम जिस आदमी को गद्दी पे बैठाना चाहता है और वही आदमी कहता है कि मैं जैसे ही शासक बनूंगा सबसे पहले मैं खलीफा की खाल खिंचवाऊंगा। खलीफा ने अपना जो प्लान था इसको मेहंदी ख्वाजा को शासक बनाने का, वो उसने कैंसिल कर दिया और उसने 30 को किसको बैठा दिया गद्दी पर? हुमायूं को। इस घटना का उल्लेख किया जाता है, ये तबकात अकबरी में एक दूसरा व्यक्ति उल्लेख करता है, वो है मैडम बेवरिज। ये मैडम बेवरिज कौन है? एएस बेवरिज। इसी ने बाबरनामा का तुर्की से इंग्लिश में अनुवाद किया था, तुर्की से, बाकी ने फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये की मैडम थी जिसने तुर्की से 1905 में तुर्की से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये कहती है कि ये खलीफा था जो मेहंदी ख्वाजा को गद्दी पे नहीं बैठाना चाहता था। वो कहती है कि मोहम्मद जवान मिर्जा को गद्दी पे बैठाना चाहता था। मोहम्मद जवान मिर्जा को, जो ये बाबर का दामाद था। क्या था? बाबर का दामाद था, इसको बैठानी चाहिए। अब ये ऐसा उल्लेख क्यों करती है? वो कहते हैं कि तबकात अकबरी में उल्लेख किया गया कि वो उल्लेख करता है कि खलीफा कहता है कि मैं जवान को शासक बनाऊंगा, मैं दामाद को शासक बनाऊंगा। तो ये दामाद ये था, जवान ये था, ये 55 साल का बूढ़ा व्यक्ति था, ये बहनोई था, इसलिए वो कहते हैं ये था, ये इसका व्यक्ति था शासक नियुक्त करने में। तो मेहंदी ख्वाजा ने, और कौन बताती है? मोहम्मद जवान में। तो एक बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेवरिज किसको खलीफा का शासक बताती है, किसको नियुक्त करने वाला था? तो कौन था? मोहम्मद जवान मिर्जा। एक चीज तो ये। उसके बाद खलीफा अपना सारा प्लान था कैंसिल कर लेता है कि जो भी मैं वो जिसको भी बनाऊंगा और वही मुझे यदि मेरी खाल खिंचवाएगा तो इस बनाने को कोई फायदा नहीं। एक तो ये। उसके बाद में और ये भी उल्लेख मिलता है कि कोई कहता है कि ये घटना निजामुद्दीन खलीफा की जो खलीफा षड्यंत्र था ही नहीं, ऐसा नहीं था कि उसके बाद में खलीफा का कहीं उल्लेख नहीं, मतलब मुगल वंश के अंदर कहीं उल्लेख नहीं मिलता, मतलब हुमायूं के काल के अंदर कहीं खलीफा का। अब वो कहते हैं कि उसकी 1540 के अंदर खलीफा की मृत्यु हो गई, पर इसका कहीं ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता कि ये शासन कर रहा है, कहीं का गवर्नर है या सूबेदार है, ऐसा कहीं नहीं होता है ये। उसके बाद में हुमायूं की कठिनाई, भाई हुमायूं किन किन कठिनाइयों से गुजरा था, किस प्रकार की कठिनाई थी, तो अपने इसके बारे में एक एक कठिनाई पढ़ेंगे। पहली कठिनाई इसके भाइयों की काउंट करते हैं। इसी को ही इनके भाई थे, कितने थे? 3 भाई थे। ये कामरान को कौन सा क्षेत्र देता है? कंधार, काबुल। और अस्करी को कौन सा देता है? संभल। और हिंदाल को कौन सा देता है? मेवात। ये ध्यान रखना, हिंदाल को कौन सा देता है? मेवात अलवर का क्षेत्र। अस्करी को कौन सा देता है? संभल। और कंधार और काबुल किसको देता है? कामरान को देता है। ये इनको क्षेत्र दे देता है। और अपना एक तीसरा भाई होता है सुलेमान। सुलेमान मिर्जा, इसको कौन सा देता है? बदखसा। ये यहाँ का गवर्नर नियुक्त कर देता है। एक तो इनकी भाइयों की समस्या थी कि बाबर ने कहा था कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो अपने भाइयों के साथ में अच्छा व्यवहार करना, तो उसने बाबर की बात को माना था। अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र था हुमायूं, तो उसने पिता की कही बात के लिए सभी को अपना अपना क्षेत्र बांट लिया। एक और चीज उल्लेख होती है कि बाबरनामा में किस अनुपात में कामरान और हुमायूं के मध्य राज्य बंटवारे का बाबर ने उल्लेख किया है, तो ये ध्यान रख लेना 6:5 में, 6 हुमायूं का और 5 कामरान का। बाबर ने उल्लेख किया है कि आप दोनों के मध्य 6:5 अनुपात में राज्य बांट लिया जाए। समझ में? तो ये भी अनुपात पूछा जा सकता है। उसके बाद में मिर्जा की समस्या। जो ये मिर्जा बंधु थे ये खुद चाहते थे कि हुमायूं की जगह हम शासक बने, कि हम तैमूर वंश के हैं। मैडम बेवरिज उल्लेख करती है कि खलीफा कभी भी, ये सुन्नी मुस्लिम था, तैमूर वंशी था, ये कभी भी मेहंदी ख्वाजा को शासक नहीं बना सकता है। उल्लेख करती है क्योंकि मेहंदी ख्वाजा तैमूर वंशी नहीं था। और ये जो
मोहम्मद जवान मिर्जा था, ये तैमूर वंशी था। इसका भी ये देती है, उदाहरण देती, ये मेहदी ख्वाजा को नहीं शासक बना सकते, ये इसको बनाएगा क्योंकि ये तैमूर वंशी नहीं है, तैमूर वंशी है। पर ये ऐसा नहीं था, ये भूल से हुई है, ये मेहदी ख्वाजा को शासक बनाना चाहता था। ये पहली समस्या। दूसरी समस्या, अब तीसरी समस्या आती है अफगान। इसके सामने अफगान थे शेरशाह, शेर खान नाम था आपका, वैसे फरीद भी आगे अपन नहीं करेगी। दूसरा था बहादुर शाह, महमूद लोदी, महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का भाई। ये अफगान समस्या थी। तीसरी धन की भी समस्या थी। इसके पास में बाबर ने सिर्फ 4 साल शासन किया, तो जितना था इस हुमायूं उड़ा देता था, बहुत ही भोग विलास से जीने वाला था, तो ये इसकी समस्या। चौथा, हुमायूं का व्यक्तित्व, तो ये भी एक समस्या है क्योंकि हुमायूं जब शासक इसके दरवाजे आकर खटखटाता तब बाहर देखता कि आता है, तब वो तलवार उठा के चलता था। और दूसरा, ये बहुत ही भोग विलास से जीने वाला व्यक्ति था। इसने जहां जहां अधिकार किया, जैसे बंगाल पे आ गया, अपनी गद्दीन करेंगे, बंगाल पे अधिकार किया, वहां रंगरेलिया बनाने लग गया, मांडू पे अधिकार किया, वहां रंगरेलिया बनाने लग गया। और दूसरा, ये बहुत ही ज्यादा अफीमची था, अफीम की पीक में मस्त रहता था, रोडा मत भी डोकरिया। अब इस प्रकार ये इसकी समस्याएं थी। अब अपन एक एक इसके अभियान पढ़ेंगे, इसने कौन कौन से अभियान किए, किस प्रकार इसने अपने राज्य पर अधिकार करने या स्वामित्व के लिए प्रयास किए। पहला इसका अभियान था, वो था कालिंजर का अभियान। कालिंजर का अभियान, ये बुंदेलखंड में एक जगह का नाम है कालिंजर। ये बहुत ही सुदृढ़ किला था मध्यकाल का। यहाँ का शासक था प्रतापरुद्र। अब इस पर आक्रमण क्यों करता है? कहला तो ये कहता है कि इस हुमायूं के एक अधिकार में क्षेत्र था कालपी, यहाँ पर ये विद्रोह करवा रहा था। क्या करवा रहा था? विद्रोह करवा रहा था। दूसरा, ये कहता है ये अफगानों को सहायता देता है। जब अफगानों को सहायता दे तो हुमायूं को अच्छी नहीं लगी, सीधी सीधी बात है। क्यों? हुमायूं की सबसे बड़ी समस्या ही थी अफगान थी। क्यों? हुमायूं के पिता ने, बाबर ने, किससे सत्ता छीन के लिए थी? अफगानों से। अफगान वापस चाहेंगे अपनी सत्ता पर अधिकार करना चाहते, ये अफगानों की समस्या थी। अब इसके ऊपर ये आक्रमण करता है 1531 में। कई महीने घेरे डाले, डरकारा, जीत नहीं पाया। पर इनकी राजा की समस्या हुई कि किले के अंदर जितने भी खाद्य सामग्री थी वो खत्म होने लगी थी, तो वो संधि करना चाहता था। संधि के मेल मिलाप शुरू किया उसने हुमायूं से। दूसरा, हुमायूं के सामने ये समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, तो हुमायूं चाहता था ये खत्म करके और मैं किससे प्राप्त करूं या किसको दबाया जाए? अफगानों को दबाया जाए। तो इसके मध्य संधि होती है। अब हुमायूं को इस अभियान से कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ एक ही चीज मिली, धन। न राजा को मित्र बना सका, न उसको सहयोगी बना सका, न उस पर पूर्ण रूप से अधिकार कर सका। और ये फिर जाता है अफगानों के विरुद्ध। ये दूसरा अभियान है इसका। ये पहला अभियान है कौन सा है? कालिंजर का। और दूसरा वो अफगानों के विरुद्ध जाता है। अब अफगानों के विरुद्ध क्यों जाता है? देखो, 2 अफगान थे, बीबन खान या बीबन जलवानी, एक का नाम था बयाजिद करमाली। इन दोनों को 100 युद्धों को विजेता कहा जाता है। दोनों अफगान थे। इन दोनों अफगानों को क्या कहते हैं? 100 युद्धों का विजेता। आपसे पूछा जा सकता है 100 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है? बीबन जलवानी और बायजिद करमाली को। और फिर महमूद लोदी ने जौनपुर पर अधिकार कर लिया और लखनऊ पर भी अधिकार कर लिया। ये भी लखनऊ किसके अधिकार में था? हुमायूं के अधिकार। जब इन पर अधिकार कर लिया, ये वापस जाता है हुमायूं इनके विरुद्ध। अब ध्यान रख लेना,
और इनके विरुद्ध जाता है और गोमती नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे 1532 के अंदर, 1532 के अंदर दोहेरिया का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? दोहेरिया का युद्ध होता है और इसके अंदर हरा देता है किसको? अफगानों को। हुमायूं अफगानों को हरा देता है। ये लोधी भाग कर चला जाता है, कहां? उड़ीसा की तरफ भाग जाता है और उसके बाद में जौनपुर और लखनऊ पर पुनः अधिकार कर और जौनपुर का जुनैद बरसाल जो पहले ही यही था, इसको वापस वो यहाँ का गवर्नर बना देता, वापस आगरा आ जाता और रंगरेलिया मनाने लग जाता है। और कुछ दिनों के बाद वो तीसरा अभियान करता है। यहाँ रंगरेलिया मनाने के बाद आगरा आ जाता, रंगरेलिया मनाता, फिर वो, अब ये ध्यान रखना, जब ये 32 में अधिकार करने के बाद ये 33 में दीन पन्हा जगह का नाम है, दीन पन्हा एक महल का निर्माण करवाता है और इसके अंदर एक पुस्तकालय का निर्माण करवाता है। उसका नाम रखता है शेर मंडल और इसका जो अध्यक्ष होता है उसको क्या कहते हैं? निजाम। अध्यक्ष को क्या कहते हैं? निजाम। और इस अध्यक्ष का निजाम था, वो निजाम कौन था? मुल्ला सर। कौन था? मुल्ला सर। दीन पन्हा एक महल बना था, उसमें एक पुस्तकालय बना था, उसका नाम शेर मंडल है और शेर मंडल का जो पुस्तकालय का अध्यक्ष होता है, पुस्तकालय अध्यक्ष, उसको कहते हैं निजाम। और वो निजाम किसको बनाया था? मुल्ला सर को। ये कब बनाया? 1533 में। उसके बाद में वो वापस तीसरा अभियान करता है शेर शाह सूरी के विरुद्ध। अपन अभी यहां तक अध्ययन कर लिया, यहाँ वापस में इसको एक बार वापस समझ ले। में खलीफा षड्यंत्र क्या था? निजामुद्दीन खलीफा ये मेहंदी ख्वाजा को शासक बनाना चाहता था, हुमायूं को शासक नहीं बनाना चाहता था। वैसे मुगल के अंदर कोई उत्तराधिकारी कोई नियम नहीं था, जैसे राजपूतों के अंदर होता है कि जैसे ही राजा की मृत्यु होता है जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वही उसका उत्तराधिकारी बनता है, ऐसा कोई नियम नहीं था निश्चित, इसलिए विवाद उत्पन्न हुआ। और दूसरा, ये हुमायूं अयोग्य था, अफीम खाने वाला अफीमची था, ये मुगल सत्ता को बनाए नहीं रख सकता था, खलीफा को सही नहीं लगा, इसलिए उसके वजीर था, पहला वजीर भी यही है निजामुद्दीन खलीफा, ये हुमायूं को हटाकर मेहंदी ख्वाजा हो। पर मेहंदी ख्वाजा के उसने कहा कि मैं जैसे ही शासक बनूंगा उसको वापस सारी या इसको हटाऊंगा, इसकी खाल खींचूंगा। ये मुकीम खान ने सुन लिया, मुकीम खान ने खलीफा को बता दिया। और मैडम ये भी कहते ये खलीफा को, मेहंदी ख्वाजा को नहीं बना के ये किसको बनाना चाहता? मोहम्मद जवान मिर्जा को। यहाँ पर आगे पढ़ेंगे मोहम्मद जवान या मिर्जा समस्या, तो ये चीज थी, इसको मैं मिटा रहा हूँ वापस। ये तबकात अकबरी, निजामुद्दीन अहमद, ये मुकीम खान का पुत्र था। अब तीसरा अभियान, तीसरा अभियान किसके विरुद्ध जाता है? चुनार का घेरा। अब चुनार का घेरा क्यों डालता है? चुनार को वैसे पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार। पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? चुनार। अब चुनार का घेरा, चुनार पर शासक यहाँ हाकिम था ताज खान, पर ताज खान की मृत्यु हो जाती है, ताज खान की बेगम से विवाह कर लेता है शेर खान या शेर शाह की है, शेर खान विवाह कर लेता है और इस पर अधिकार हो जाता है किसका? चुनार। अब हुमायूं आक्रमण करेगा शेर शाह की, क्योंकि बाबर ने पहले ही इसको हुमायूं को चिताया था कि मुझे ये शेर शाह, ये जो फरीद है, इसका नाम फरीद भी है, कि फरीद मुझे बहुत ही चालाक अफगान बताया था। अब आपसे पूछा जाता है कि बाबर ने किसको चालाक अफगान कहा था? शेर शाह को। तो ये मुझे बहुत ही चालाक अफगान लगता है और इसके बादशाही चिन्ह इसके मस्तक पर मुझे नजर आ रहे हैं, तो ये इसके ऊपर आक्रमण करता है, इसका घेरा डालता है।
अब शेरशाह से उलझना नहीं चाहता, क्योंकि शेरशाह को पता है कि मैं अभी अभी सत्ता पे या काबिज हुआ, अधिकार किया है, और इतनी सत्ता मेरे पास में ताकत नहीं, मैं हुमायूं से उलझूं, और जैसे उलझूंगा मेरी सत्ता खत्म हो जाएगी, और बाकी अफगान शासक है वो भी मुझे सहयोग नहीं करेंगे। इसलिए वो संधि करना चाहता है। कहीं भी ने घेर डाले रखा। उसके बाद में वो हिंदू भी हुमायूं का जो एक गवर्नर था हिंदू बेग, इसके माध्यम से वो संधि करना चाहता है। फिर वो बहुत सारे चुपड़ी चुपड़ी बातें करता है कि मैंने दोहरा युद्ध में अफगानों का सहयोग नहीं किया, मैं चंदेरी युद्ध में बाबर का सहयोगी था, मैं नेतृत्व किया था युद्ध के अंदर सेना का, इसलिए मैं हुमायूं से किसी प्रकार से कोई द्वेष भान या उलझना नहीं चाहता हूं, और मैं संधि करना चाहता हूं। उसने संधि कर ली, और अपने पुत्र, दूसरा पुत्र था कुतुब खां को हुमायूं के साथ में भेज दिया गया मालवा अभियान। 500 सैनिक देके किसके साथ में भेज दिया? हुमायूं। और हुमायूं इसको अपने एक साथ में लेके चला गया। ये था चुनार का घेरा। उसके बाद में हुमायूं का अगला अभियान होता है, किसके विरुद्ध होता है? बहादुर शाह, गुजरात का शासक होता है, जो मुजफ्फर शाह, बाबर नामा में उल्लेख किया गया है। बाबरनामा में ध्यान रखिए, उसने 5 शासकों का उल्लेख किया, जो मुस्लिम और 2 हिंदू शासकों का उल्लेख किया। 5 में से 5 शासक कौन थे? एक था इब्राहिम लोदी, दूसरा था कलीमुल्ला, ये बहमनी साम्राज्य का शासक था या बहमनी का शासक था। तीसरा था महमूद खिलजी, काका मालवा का शासक, और चौथा शासक कौन था? नुसरत शाह। और 5वां शासक था मुजफ्फर शाह, ये गुजरात का शासक था। और 2 हिंदू शासक थे, एक था सांगा, एक था विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव, वंश के शासक कृष्णदेव। अब ये ध्यान रखिएगा, बाबरनामा के 5 शासक मुस्लिम है, 2 हिंदू शासक है। अब आपसे पूछा जाए कि बाबरनामा मुस्लिम शासकों का कितना उल्लेख करता है, तो 5 शासक है, इब्राहिम लोदी, कलीमुल्ला, महमूद खिलजी, नुसरत शाह, ये बंगाल का शासक है, और मुजफ्फर शाह द्वितीय, जो गुजरात का शासक, इसी का पुत्र ये बहादुर शाह है। और 2 शासक सांगा और कृष्णदेव। अब ध्यान रखिए, पूछा जाए कि दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है कि बाबरनामा में जो शासकों का उल्लेख है, सबसे भारत का शक्तिशाली शासक किसको बताता है, तो ये कृष्णदेव का बताता है। ये भी ध्यान रखना, मुस्लिम शासकों में मुजफ्फर शाह। अब ये अगला अभियान करता है बहादुर शाह। उससे पहले इसे विद्रोह होता है, मिर्जा विद्रोह। कौन सा विद्रोह होता है? मिर्जा विद्रोह। होता ये मिर्जा थे, अभी मैडम बेवरीज ने उल्लेख किया गया, इसके अंदर जमान शाह का नाम आता है। ये जमान शाह ये शासक बनना चाहता है, ये भी अपने हक जमाना चाहता है कि हम भी तैमूर वंश के शासक हैं। तो ये मिर्जा ये विद्रोह कर देते हैं। अब विद्रोह कर देने के बाद इन विद्रोह को हुमायूं दबा लेता है, और दबा कर क्या करता है, इनको बयाना में कैद कर लेता है। एक बार तो इनको माफ करके बिहार का सूबेदार, हुमायूं इतना बड़ा दिलदार का था, और वो माफ कर देता है, और वो कहां का शासक नियुक्त कर देता है? बिहार का। किसको? जमान मिर्जा को। एक बार इसको आप लिख लीजिए, इसको वापस पूर्वी मालवा है, इसकी पूरी घटना इसके बारे में लिख वर्णन कीजिए आप। लिख लिया। अब इसको क्या है, ये बयाना पहले इसको बिहार का नियुक्त किया, फिर ये विद्रोह कर देते, तब ये गिरफ्तार करके इसको बयाना के अंदर कैद कर लेता है। अब सुल्तान मिर्जा और इसके 2 पुत्र थे, उलुग मिर्जा और शाह मिर्जा, इनकी तो क्या कर दी जाती? हत्या कर दी जाती।
पर यहाँ एक बहादुर शाह का वक्ति होता है तातार खां। ये विद्रोह कर देता है बयाना के अंदर, और विद्रोह के चक्कर में ये भाग कर चला जाता है कहाँ? बहादुर शाह के पास। कौन? मोहम्मद जमान मिर्जा। ये भाग कर कहाँ चला जाता है? बहादुर शाह के पास चला जाता है, उसके शरण में चल जाता है। अब ये हुमायूं की बड़ी गलती थी, इसने कभी इसको वापस प्राप्त करने की या इसको वापस लाने की या इसका दमन करने की कोशिश नहीं की थी। और एक इसका और सैनिक था आलम खां, ये विद्रोह कर देता कालीजर में। जब हुमायूं चुनार पर घेरा डाल के बैठा था तब ये शक्ति बढ़ा रहा था। कौन? बहादुर शाह। और ये शक्ति क्या बढ़ा रहा था? इसने क्या किया? बहादुर शाह ने क्या किया है? बीदर पर अधिकार कर लिया, खानदेश पर अधिकार कर लिया, मालवा पर अधिकार कर लिया, रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। जब ये शक्ति बढ़ा रहा था, जब ये हुमायूं कहाँ घेरा डाल के बैठा चुनार, तो हुमायूं भी ये घेरा जल्दी जल्दी खत्म करना चाहता, इसलिए वो शेरशाह से संधि की। उसको पता था यदि मैं यहाँ पर इसमें उलझा रहा तब तक ये बहादुर शाह शक्तिशाली हो जाएगा, इसलिए उसको यहाँ घेरा उठा के इसकी तरफ आना पड़ा और ये अपने साथ में लेकर आया किसको? कुतुब खां को। अब एक चीज ध्यान रखना, जब ये चुनार पे घेरा डाल के रखा था उस समय इसका भाई था, क्या नाम था? हुमायूं का भाई था कामरान। हुमायूं का भाई का क्या नाम था? कामरान। कामरान काबुल कंधार तो इसके अधिकार में था, इसने पंजाब पर अधिकार करने की कोशिश। उसने पता कि हुमायूं तो उलझा हुआ है ना चुनार पे, और उसने पंजाब पे आक्रमण किया। पंजाब का हुमायूं का गवर्नर था यूनिस अली। इसको पहले तो बहलाया फुसलाया पर ये माना नहीं, वफादार था। तब कामरान का ये वक्ती आता है, उसका नाम था कराची बेग। क्या नाम था? कराची बेग। ये आता है, उसको बहला फुसला कर इसको बंदी बना लेता है, और बंदी बनाने के बाद वो पंजाब पर अधिकार करके, पंजाब की राजधानी होती है लाहौर, लाहौर पर अधिकार कर लेता है। अब वो क्या करता है? हुमायूं के पास में कुछ उपहार भेजता है, और हुमायूं को उपहार भेजने में हुमायूं ने कहा कि ये मेरा भाई है, इसने अधिकार कर लिया, और उसने माफ कर दिया वापस। और ये बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था, बहुत ही कपटी व्यक्ति था कामरान। और इसने हुमायूं ने फिर इसको हिसार, फिरोजा, ये क्षेत्र इसको और जागीर में दे दिया गया। किसको? कामरान को। जब ये चुनार पे घेरा डाला तो उसमें इसने पंजाब पर अधिकार कर लिया। पंजाब के अब इसके अधिकार में काबुल आ गया, कंधार आ गया और पंजाब आ गया, और सिंध पर भी उसने अपना प्रभाव जमा रखा था। चलिए वो उसका हो गया कामरान का। अब इसका अपन अध्ययन करते हैं बहादुर शाह के विरुद्ध। वो बहादुर शाह के विरुद्ध जाता है कि ये अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। बहादुर शाह के विरुद्ध जा रहा था। बहादुर शाह ने पहले एक चाल चली थी। जब बहादुर शाह ने 1533 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया, तब यहाँ पर सांगा की पत्नी कर्मावती ने रणथंभौर दे दिया गया। किसको? बहादुर शाह को रणथंभौर देकर संधि कर लेगी, इसको वापस भेज दिया गया। पर बहादुर शाह 1534 में पुनः आक्रमण कर देता है। किसके ऊपर? चित्तौड़ पर। अब यहाँ की रानी कर्मावती क्या करती है? हुमायूं को एक राखी भेजती है। वो कहती है कि आप मेरा सहयोग करो। हुमायूं इसकी सहयोग के लिए यहाँ से चलता है चुनार घेरे के बाद में, पर ये बहादुर शाह का खत मिलता है। उस खत में वो कहता है कि आप काफिर का सहयोग कर रहे हो। किसका सहयोग कर रहे हो? आप काफिर का सहयोग कर रहे हो, वो धर्म विरुद्ध है। हुमायूं विचलित हो जाता है और रुक जाता है, और यही हुमायूं की बड़ी गलती होती है। बहादुर शाह इतना चालबाज था और इसने चित्तौड़ पर अधिकार करके हुमायूं के विरुद्ध ही उसने अपना अगला अभियान चालू कर दिया गया। तब हुमायूं की आंखें खुली। अब वो जाता है मालवा पर अधिकार करने के लिए। मालवा की राजधानी थी मांडू।
मांडू पे अधिकार करता है और वहां कत्लेआम करता है। खूब सारे लोगों की वहां कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद में बहादुर शाह भाग की चंपानेर में जाकर छुप जाता है। हुमायूं यहाँ भी आक्रमण करता है और चंपानेर पर अधिकार कर लेता है। और चंपानेर पर अधिकार करने के बाद हुमायूं आगे जाता है और गुजरात पर भी अधिकार कर लेता है। अब हुमायूं चंपानेर का गवर्नर नियुक्त करेगा तारगी बेग। क्या नाम है? तारगी बेग। और गुजरात का नियुक्त करेगा अस्करी। अब यहां से मैं एक दो क्वेश्चन पूछता हूं कि भारत में जो कंधार और काबुल है, ये पहले किस वंश के टाइम भारत का भाग थे? जैसे अभी मुगल वंश में वाला, उससे पहले कुषाण काल, किस काल में थे? कुषाण काल के बाद में ये कंधार और काबुल भारत से अलग हो चुके थे। ये मुगल काल में ही ऐसा हुआ कि काबुल और कंधार भी भारत के क्या बने? हिस्से बने। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुषाण काल के बाद में किस राजवंश या किस काल के अंदर ये भारत का अभिन्न हिस्सा बना था? किसका? मुगल काल के अंदर। उससे पहले किस काल में थे? कुषाण काल। दूसरा, मुगल काल का पहला शासक कौन था जिसने गुजरात पर अधिकार किया था? कौन था? हुमायूं। और गुजरात पर मुगल पहला गवर्नर कौन था? अस्करी। पर अस्करी में इतनी असक्षम था, योग्य नहीं था शासन चलाने में, और उसने वहां पर जनता असंतुष्ट हो जाती है और वो बहादुर शाह को वापस बुला लेती है। बहादुर शाह कहाँ भाग जाता है? ड्यू, एक द्वीप है, वहां भाग जाता है। वो वापस आता है और अस्करी को यहाँ से भगा देता है। अस्करी भाग कर आता है चंपानेर और सोचता मैं शासक बन जाऊंगा स्वतंत्र यहाँ, पर वो तारगी भी इसका सहयोग नहीं देता है। वो वापस आ जाता है कहाँ? आगरा के अंदर, और हुमायूं उसको पुनः एक बार माफ कर देता है। उसके बाद में ये बहादुर शाह चंपानेर पर भी अधिकार कर लेता है। इस प्रकार इसने पूरे क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया। अब हुमायूं वापस जाने की स्थिति में नहीं। किसके विरुद्ध? बहादुर शाह के। क्यों? उसके दरवाजे पे दूसरा एक शत्रु आ चुका है। कौन है? शेर शाह, जो दरवाजा खटखटा रहा है। तो ये एक बार आप वापस अध्ययन कर सकते हो कि पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? चुनार को। चुनार का घेरा कब डाला था? 1532 के अंदर। शेरशाह ने अपने किस पुत्र को हुमायूं के साथ में भेजा था? कुतुब खान को। ये भी ध्यान रखना। शेरशाह किसके माध्यम से संधि की थी? हिंदू बेग के माध्यम से। ये भी ध्यान रखना। अफगानों और हुमायूं के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? दोहरिया का युद्ध हुआ था 1532 में, गोमती नदी के किनारे। यहाँ महमूद लोदी भागकर उड़ीसा की तरफ भाग जाता है और जौनपुर पर जुनेद बरसाल को वापस गवर्नर बना दिया जाता। ये 100 युद्धों का विजेता कौन है? बिपिन जलवानी और बायजीत करमाली, ये 100 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। ये भी ध्यान है। कालिंजर का शासक कौन है? प्रतापरुद्र। 1531 में यहाँ घेरा डाला गया। ये भी ध्यान, न इसको मित्र बना सका, न इसको सहयोगी बना सका। अब अगला अपन पढ़ेंगे शेरशाह के विरुद्ध हुमायूं के अभियान। अगला पढ़ेंगे हम शेरशाह के विरुद्ध हुमायूं के अभियान। विरुद्ध अभियान। अब हुमायूं क्या करता है? चुनार का घेरा, चुनार का दूसरा घेरा पहला कब डाला था? 1532 के अंदर। दूसरा डाला था 37 के। अब हुमायूं जब यहां घेरा डालता है, अब ध्यान रख लेना, एक व्यक्ति होता है रूमी खां, ये वैसे बहादुर शाह का सेनापति होता है, पर ये बहादुर शाह का सेनापति होता है, पर मालवा का जब आपने पढ़ा था अभियान, उस समय ये हुमायूं के साथ में आ जाता है। किसके साथ में आ जाता है? हुमायूं के साथ। अब जब ये चुनार के घेरा डालने गया, ये रूमी खां इसके साथ था। अब ये 3-6 महीने तक घेरा डाल के बैठा, सुदृढ़ किला था, इस पर अधिकार नहीं कर सका। अब क्या किया जाए? रूमी खां ने चाल चली, किले के अंदर किसी व्यक्ति को भेजा गया कि देखा जाए कौन सी किले की कहां दीवार है जो कमजोर है, उस दीवार का पता लगाया गया। उसके बाद इस किले पर अधिकार किया गया। किस किले पर? चुनार
के किले पर। तो आप सोच रहे हो चुनार के किले पर अधिकार क्या, तो शेरशाह कहाँ था? ये अधिकार हो गया तो शेरशाह तो गिरफ्तार होना चाहिए, आप कैद होना चाहिए। ऐसा नहीं था, शेरशाह भाग कर चला गया था कहाँ? बंगाल। डर के मारे नहीं गया। उसने कहा ये जब तक उसे हुमायूं चुनार पर घेरे पर डाला बैठा रहेगा, जब तक मैं बंगाल पर अधिकार करके यहाँ जितना भी धन है, जितनी लूटपाट करके, और वो मैं कहाँ रख दूंगा? रोहतासगढ़। सुदृढ़ अपने परिवार और धन को इसने यहां रखूंगा। अब ये यहां अधिकार करने के बाद में हुमायूं चलता है बंगाल पर अधिकार करने के लिए। अब ये ध्यान, जब हुमायूं चुनार पर अधिकार करने के लिए जा रहा था, तब एक हुमायूं का मुगल सेनापति था यूसुफ खोल। क्या नाम है? यूसुफ खोल। इसने कहा कि आप चुनार पर अधिकार नहीं किया जाए, सीधा बंगाल पर अधिकार किया जाए, कि चुनार पर अधिकार करने का कोई फायदा नहीं है, कि शेरशाह तो आक्रमण करने कहाँ गया? बंगाल पे गया है। इसलिए उसने सलाह दी गई थी, और अफगानों ने सलाह भी दी थी कहाँ अधिकार किया जाए? बंगाल पर। पर जो मुगल अमीर थे उसने सलाह दी थी कहाँ पर अधिकार करने के लिए? चुनार पर। हुमायूं ने मुगलों अमीरों की सलाह मानी गई, चुनार पर अधिकार किया गया। पर एक व्यक्ति ऐसा था, इसने भी कहा कि किस पर अधिकार किया जाए? बंगाल पे। हुमायूं ने इसकी बात मानी, मुगल अमीरों की बात मानी। कौन से अमीरों की? आप सोच रहे हो कि हुमायूं के साथ में अफगान अमीर कैसे थे? कुछ अफगान ऐसे अमीर थे जो हुमायूं के भी साथ में थे, ये भी ध्यान रख लेना। ऐसा नहीं कि सारे अफगान शेरशाह के साथ में थे, कुछ अफगान हुमायूं के साथ में थी। जो अब आपको सीधा सीधा ये भी बता दूं कि कौन सा अफगान था जो हुमायूं के साथ में था। एक बंगाल का शासक था महमूद खान, सुल्तान महमूद खान। ये बंगाल, ये हुमायूं को आमंत्रित किया गया कि आप बंगाल पर आक्रमण किया जाए, हमें बचाया जाए। किससे? शेरशाह से। और शेरशाह ने आक्रमण किसके ऊपर किया था? गौड़ के ऊपर। गौड़ पर अधिकार कर लिया इसने, और यहाँ जितना धन दौलत था रोहतासगढ़ से दूर। अब हुमायूं जब ये यहाँ से रौनोवाद चुनार पर अधिकार करके, तो बीच में जगह की नाम आता तेलियागढ़। तेलियागढ़। अब चुनार को क्या कहता है? पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार। इसको कहते हैं बंगाल की कुंजी या बंगाल की चाबी कहते हैं इसको। किसको? तेलियागढ़ को। यहाँ शेरशाह का पुत्र था जलाल खान, यहाँ बैठा था। ये हुमायूं को रोक के रख रहा था कि जब तक शेरशाह पिताजी रोहतासगढ़ दुर्ग में नहीं चला जाए, जब तक ये रोक के रखा। जब इसको सूचना मिली कि शेरशाह बंगाल से लौट गया है, तब ये यहाँ से हट जाता है और हुमायूं आक्रमण करता है। कहाँ पर? गौड़ पर। ये आया तब सब लूट के लेके चला गया था, और इसने गौड़ का नाम रखा जनताबाद। गौड़ का क्या नाम रखा? जनताबाद। गौड़ का नाम रख दिया गया, और यहाँ 4-5 महीने ऐशो आराम किया गया। तब तक हुमायूं के पीछे खेल हो गया। खेल दो चीज हुआ था। एक, इसने यादगार मिर्जा और हिंदाल को कहां भेजा था? यादगार मिर्जा और हिंदाल को जो आगरा जाने का मार्ग है, उसने कहा हुमायूं हम पर चले तो जाएंगे बंगाल पे, वापस कैसे जाएंगे? उस मार्ग पर अधिकार करने के लिए भेजा गया था। पर ये दोनों सीधे गए। ये हिंदाल गया आगरा, और इसने बहलोल। जब हुमायूं राजधानी से निकला था, तो राजधानी का जितना भाग था या उसका शासन था, वो कमान किसको सौंप के गया था? शेख बहलोल खां को। और इसने हिंदाल ने किसकी हत्या कर दी? शेख बहलोल खां की हत्या कर और आगरा पर अधिकार कर लिया। जब ये हुमायूं को ये बात पता चली, तो हुमायूं यहाँ गौड़ या बंगाल का शासक देता है जहांगीर बेग को। इसका एक सेनापति होता है जहांगीर बेग को शासन सौंप कर, कहां का? बंगाल का शासक जहांगीर बेग को सौंप कर ये वापस आता है किसकी ओर? आगरा की तरफ। जब ये आगरा की तरफ आ रहा था, बीच में मिला था कौन? शेरशाह ने कहा कहां जा रहे? टैक्स देना पड़ेगा यार, ये मेरा क्षेत्र है। अब ध्यान रख लेना, जैसे ये बिहार का क्षेत्र है और ये यहां बंगाल था, जब यहां से इसको जाना था
इसने ये मार्ग चला, जो ग्रांड ट्रक रोड वाला मार्ग था, इस पर शेरशाह का अधिकार था। हुमायूं ने ये मार्ग चुन लिया गया। वैसे हुमायूं को यहाँ से भी जा सकता था, पर हुमायूं ने कौन सा मार्ग चुना? ये मार्ग चुना। ये हुमायूं की सबसे बड़ी भूल थी। जो ग्रांड ट्रक रोड बिहार का क्षेत्र था, इस पर हुमायूं को पहले अधिकार हो चुका था, या हुमायूं पहले आगे खड़ा था। एक नदी का नाम है करमनासा। क्या नाम है? करमनासा। जैसे ही हुमायूं यहाँ से आगे बढ़ा, आगे मिल गया, मार्च का महीना था, और इसे करमनासा नदी पे हुमायूं ने, शेरशाह ने हुमायूं को रोक लिया गया। अब हुमायूं चाहता था कब बारिश से शुरू होगी और तब जाके मैं यहाँ से क्या शुरू करूंगा? युद्ध शुरू करूंगा। जून का महीना, क्या जून थी? 26 जून। 26 जून को दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध होता है। शेरशाह और हुमायूं के मध्य कौन सा युद्ध होता है? चौसा का युद्ध। कब होता है? 26 जून 1539 को। इसको ध्यान रखें, कहीं कहीं जगह बक्सर का युद्ध भी। वैसे बक्सर का युद्ध 1764 में मीर कासिम उसके मध्य होता है, फिर यहाँ कहीं जगह किताबों में उल्लेख होता है कि ये बक्सर का युद्ध भी का है, ये चौसा का युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंदर हुमायूं की जितनी भी बड़ी बड़ी तोपें थी, वो बारिश के अंदर है, पानी के अंदर गिर रही थी, और पानी के अंदर गिरते ही शोर था वो निष्क्रिय हो गया, और हुमायूं इसको युद्ध के अंदर हार जाता है। तो एक ध्यान रखें, इस युद्ध के अंदर हुमायूं की 2 पत्नी मारी गई थी। एक नाम था चांद बीबी, दूसरे का नाम था साहब बीबी। 2 लोगें पानी के अंदर मारी गई, और उसके बाद में हुमायूं खुद इस नदी के अंदर घोड़े सहित डूबने लग गया था। जैसे ही डूबने लगा तो यहाँ एक नाविक था, उसका नाम था निजाम भिश्ती। क्या नाम है? निजाम भिश्ती। इसने हुमायूं को बताया। अब क्या है कि किताबों में इसका निजाम रुक का भी नाम मिलता है। हुमायूं को इसने बचाया, और हुमायूं ने कहा, मैं आपको 2 दिन का बादशाह भी बनाऊंगा यदि मेरा वापस साम्राज्य स्थापित हुआ, शासन स्थापित हुआ। मैं आपको क्या बनाऊंगा? 2 दिन का शासक बनाऊंगा। और जिस दिन इसने वापस शासन स्थापित किया, इसने इसको 2 दिन का शासक बनाया। इसी 2 दिन के अंदर निजाम रुक्का ने क्या चलाया पता आपको? चमड़े के सिक्के चलाए। चमड़े के सिक्के चलाए। बाकी 2 शासक ऐसे जिसने चमड़े के सिक्के चलाए। एक ये निजाम भिश्ती या निजाम रुक्का, कहीं निजाम सिक्का भी नाम मिलता है इसने, और दूसरा कौन सा व्यक्ति था? इससे पहले तुगलक वंश का शासक था मोहम्मद तुगलक। ये इन्होंने चमड़े के सिक्के चलाए, और यहां से वापिस हुमायूं आ जाता है। कहां? आगरा। कहां जाता है? आगरा। यहां हुमायूं का भाई आता है। कौन सा? कामरान। वो भी पंजाब से सेना लेकर किधर की ओर आ जाता है? यहां आ जाता है। कहां? आगरा। पर उसने हुमायूं को सेना नहीं सौंपी। यदि हुमायूं को सेना सौंप दी जाए कामरान, तो भारत पे या भारत की सत्ता से मुगल निष्कासित नहीं होते, हुमायूं भारत की सत्ता से बाहर नहीं जाता, पर कामरान वापस अपनी सेना लेकर पंजाब चला जाता है। हुमायूं अकेला इस युद्ध के अंदर लड़ता है, और उस युद्ध का नाम क्या है? कन्नौज। और इसको बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। बिलग्राम, जो ये वही युद्ध है जिस युद्ध के बाद हुमायूं भारत से निष्कासित हो जाता है, यहाँ सत्ता से बेदखल हो जाता है। और युद्ध कब होता है? 15 मई 1540। इसी युद्ध के अंदर बेराम खां भी हुमायूं के साथ में था, और बेराम खां तो पंजाब से होते हुए वापिस कहां चला जाता है? ईरान चला जाता है। और हुमायूं यहां से कहां जाता है? आगरा जाता है। आगरा जब जाता है, आगरा पे जाता है, उस समय उसको एक मारवाड़ का शासक था मालदेव। क्या नाम था? मालदेव। उसका भी संदेश मिलता है कि आप आइए मेरे साथ में, आपको मैं बीकानेर की जागीर दूंगा और कुछ सहयोग भी दूंगा। पर ध्यान रख लेना, हुमायूं जब यहाँ से वापिस मारवाड़ से गुजर रहा था, उस समय उसको एक व्यक्ति का, जो अभी मैंने लिखाया था, मुल्ला सरो कौन था?
इसका जो शेर मंडल था या पुस्तकालय था उसका अध्यक्ष था, इसने सलाह दी कि हूँ मालदेव हूँ शेर शाह के साथ में मिला हुआ है और आपको वो गिरफ्तार करवा देगा। हुमायूं इसके बिना सहयोग प्राप्त किए ही हुमायूं कहाँ आया था? जोगी तीर्थ नामक जगह भी आया था। पर मालदेव थोड़ी देर हो चुकी थी, तब तक हुमायूं ने सोचा कि ये मुझे शेरशाह से गिरफ्तार करवा लेगा। यहां से वो जाता है पंजाब। पंजाब में एक शासक उसको मिलता है मिर्जा हैदर। ये ध्यान रखना, आगे अध्ययन करेंगे। मिर्जा हैदर की पुस्तक है। मिर्जा हैदर कहते हैं आप कश्मीर चले जाए, पर वो कश्मीर न जाके वो वापस जाता है काबुल की तरफ। वो सोचता है काबुल उसका भाई सहयोग देगा, पर उसमें किसी प्रकार का उसका भाई सहयोग नहीं देता है और वो वहां से चला जाता है सिंध। सिंध का शासक होता है शाह हुसैन। कौन होता है? शाह हुसैन। ये भी शेरशाह से मिल जाता है, वो किसी प्रकार का सहयोग नहीं करता है। यहां से वो सिंध से जाता है अमरकोट। कहां जाता है? अमरकोट। सिंध के कहां चला जाता है? अमरकोट चला जाता है और अमरकोट के अंदर वो अमरकोट का शासक होता है वीर वर्षा। और यही वो हिंदाल के गुरु होते हैं मीर अली अकबर। इनकी पुत्री होती है, ये हिंदाल का गुरु है मीर अली अकबर। इसकी पुत्री होती है हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम से विवाह करता है 1541 के अंदर और 42 के अंदर इसका पुत्र का जन्म होता है अकबर। अब इसकी और समस्या हुई, यहां भी पीछा करता हुआ कहां कौन आ जाता? शेरशाह। अभी यहां से जाता है कंधार, सॉरी काबुल। भी एक सोचता है कि अभी मुझे यहां से मक्का चला था। ये सत्ता से और अपने किस्मत से इतना उदास हो जाता है, वो कहता है कि अब मुझे कहीं शासन नहीं करना, मुझे मक्का जाना। पर फिर भी वो उसको साथी लोग फिर अपने किस्मत पे विश्वास करके वो काबुल जाता है और अपने पुत्र को काबुल छोड़ के वो सीधा चला जाता है ईरान। कहाँ जाता है? ईरान। ईरान का शासक होता है तहामासप। पर तब ये ध्यान रख लेना कि अभी अपन जैसे बाबर के टाइम में ईरान का शासक कौन था? शाह इस्माइल। और अभी यहाँ कौन सा है? तहामासप प्रथम है। अब अकबर के टाइम कौन होगा? अब्बास प्रथम। तो ये ध्यान रख लेना। तो पूछा जा रहा है कि हुमायूं के टाइम में ईरान का शासक कौन था? तहामासप। ये इसके सामने दो शर्त रखता है कि पहली शर्त है तुम शिया मतावली बनोगे, शिया मत का प्रचार करोगे, उसको स्वीकार करोगे क्यों ईरान के शासक शिया थे। दूसरा वो कहते तुम कंधार को जीत कर मुझे दोगे। किसको दोगे? तहामासप को। अब आप सोच रहे हो कंधार से जीतना है, तो कंधार है किसके पास? ध्यान रख लेना, कंधार अस्करी के पास में। किसके पास में? अस्करी के। और काबुल किसके पास में? काबुल किसके पास में? कामरान के पास में। और गजनी किसके पास में? हिंदाल के पास में। गजनी किसके पास में? हिंदाल के पास में। अब हिंदाल का शासक गजनी, काबुल का कामरान और कंधार का अस्करी। ये जीत कर किसको देना है? अब इसने 14,000 सेना का सैनिक दिए। किसने? तहामासप ने। और बहराम खान जो इसके तहामासप का सहयोगी या उसका दोस्त था, बहराम खान को साथ में भेजता है और ये इस पर अधिकार कर लेते हैं कब? 1545 में। किसके ऊपर? कंधार पर। और अस्करी को वहां अंधा बना दिया जाता है और मक्का भेज दिया जाता है।
फिर वो अधिकार करते हैं किसके ऊपर, काबुल के ऊपर। काबुल पर अधिकार करने पर वो कंधार किसको सौंपता है, तहमासप को सौंप देता है। और उसके 1 साल के बाद में यहाँ तहमासप एक राजकुमार को नियुक्त करता है। उस राजकुमार की मृत्यु हो जाती है। अब हुमायूं कंधार को भी अपने राज्य के अंदर मिला लेता है। अब हुमायूं के पास में कंधार और काबुल का शासन होता है। कहाँ का, कंधार और काबुल का। अब आप सोच रहे हो कि अस्करी का तो काम खत्म हो गया, अब 2 भाई का क्या काम। अब ये हिंदाल होता है, ये जैसे ये काबुल पर अधिकार करता है कौन, हुमायूं, तो हिंदाल आकर किसके साथ में मिल जाता है, हुमायूं के साथ में मिल जाता है। कौन मिल जाता है, हिंदाल आकर हुमायूं के साथ में मिल जाता है। और ये युद्ध करता है किसके विरुद्ध, कामरान के विरुद्ध। इस युद्ध के अंदर हिंदाल मारा जाता है और ये कामरान अकबर को किले पे लटका देता है। जीजी अनगा जो एक धाय माँ थी अकबर की, क्या नाम था, जीजी अनगा, ये अकबर को बचाती है। और उसके बाद में कामरान यहाँ भागकर भारत आ जाता है। और भारत में उसमें शासन होता है, सूर्य वंश का शासक होता है। कौन, क्या नाम था, इस्लाम शाह। क्या नाम है, शेरशाह का पुत्र होता है इस्लाम शाह। आगे अपन पढ़ेंगे इस्लाम शाह कौन था, जो जलाल खान की उपाधि, जलाल खान था वही उपाधि धारण के इस्लाम शाह नाम से शासक बना था। वो भारत आता है, इस्लाम शाह से कोई उसको सहयोग नहीं मिलता है, निराश होकर वापस वो जाता है। तो यहाँ पर एक शासक होता है गखर का शासक होता है अहमद, वो उसको पकड़ लेता है, किसको, कामरान को, अहमद गखर। और पकड़ के वो किसको सौंप देता है, हुमायूं को सौंप देता है। हुमायूं उसको फिर माफ कर देता है। पर वो जहाँ के मुगल अमीर होते हैं वो कहते हैं आप सबको दूध पिला रहे हो और बार बार पिला रहे हो, इसलिए उसको फिर अंधा कर दिया जाता है। और अंधा कर इसको कहाँ भेज दिया जाता है, उसको मक्का भेज दिया जाता है। और इसकी मृत्यु हो जाती है 1557 में। पर एक ध्यान रखना, कामरान की अकबर के प्रति किसी का द्वेष भाव नहीं था, इसने इसे लटकाया था। इसी का फल होते हुए उसने, कामरान का एक पुत्र था अब्दुल मालिक, क्या नाम है, अब्दुल मालिक। अब्दुल मालिक को फर्जन की उपाधि देता है। फर्जन मतलब पुत्र की उपाधि देता है कौन, हुमायूं। और ध्यान रखना ना, जब बाबर अकबर शासक बने उस समय ये अब्दुल मालिक ही इसका विरोध करेगा। कौन, किसका, अकबर का। ये आगे अपन अध्ययन करेंगे। तो कामरान का कौन पुत्र था, अब्दुल मालिक। और इसको हुमायूं क्या कहता, फर्जन। यहां से उसके बाद में भारत की सत्ता होती है, उसमें कुछ परिवर्तन होता है। शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। शेरशाह के बाद में इस्लाम शाह की 1554 में मृत्यु हो जाती है। इसकी, इस्लाम शाह की। एक बार वापस देख लेते हैं शेरशाह के विरुद्ध अभियान। पहला चुनार का, दूसरा, पहला तो 32 में हो जाता, अपना अध्ययन कर लिया। दूसरा 37 में यहाँ चुनार पर अधिकार कर लिया जाता है। अधिकार करने के बाद वो फिर बंगाल की तरफ जाता है। बंगाल में बीच में तेलियागढ़ जगह नाम आती है, वहां जलाल खान हुमायूं को रोक के रखना चाहता है कि जब तक मेरे पिता क्या करे, ये गोड़ को या बंगाल को जीत ले। जैसे उसको सूचना पता मिलती है कि शेरशाह ने जीत कर, वो तो अपना धन है, परिवार है, रोहतासगढ़ दुर्ग में सुरक्षित रख दिया। ये यहाँ से जाकर पिता के साथ मिल जाता है। तेलियागढ़ को बंगाल की कुंजी भी कहा जाता है। हुमायूं बंगाल आता है, गोड़ पर अधिकार करता है। अधिकार करने के बाद में गोड़ का नाम जनताबाद रखता है और वहां कुछ दिन भोग विलास में शासन बिताता है। शासन बिताने के तब तक उसको पता चलता है कि आगरा पर अधिकार कर लिया किसने, उसके भाई हिंदाल ने। किसकी हत्या कर दी थी, शेख बहलोल की। और वहां वो जहांगीर बेग को शासन सौंप कर वापिस आता है आगरा की तरफ। तो बीच में उसको शेरशाह रोक लेता है और उसमें मध्य युद्ध होता है 26 जून 1549 चौसा का युद्ध। और इस युद्ध में हुमायूं हार जाता है और वो कर्मनाशा नदी में डूबने लग जाता है। तब उसको बचाता कौन है, निजाम भिश्ती। और निजाम भिश्ती को वचन देता है कि मैं तेरा नाम निजामुद्दीन औलिया से भी ऊपर करूंगा और तुझे मैं 2 दिन का शासक बनाऊंगा। कहाँ का, दिल्ली का। और वो बाद में 2 दिन का शासक बनाता है। वो चमड़े के सिक्के चलाता है, ये भी ध्यान रख लेना। और चौसा के युद्ध के अंदर हुमायूं की 2 पत्नी मानी जाती, चांद बीबी और शाह बीबी। इसमें एक पत्नी गर्भवती भी थी। और वहां उसके बाद में हुमायूं आगरा आता है। आगरा के बाद में फिर दूसरा युद्ध करता है। कौन सा युद्ध है, कनौज का युद्ध, जिसको बिलग्राम का युद्ध कहता है। 15 मई 1500
40 को इस युद्ध में हुमायूं हार जाता है। हुमायूं हारने के बाद में आगरा जाता है, आगरा से पंजाब, पंजाब से वो काबुल, काबुल से सिंध जाता है। सिंध का शासक शाह हुसैन उसे किसी प्रकार का सहयोग नहीं करता। मालदेव भी उसको सहयोग देने का वचन देता, बीकानेर की जागीर देने की कोशिश, पर वो मुल्ला शुरू के कहने पर मालदेव से हुमायूं किसी प्रकार के बिना सहायता लिए सिंध चला जाता। सिंध के बाद में वो अमरकोट जाता है, वहाँ 20 साल राजा के साथ राजा के राज्य में रहता है, और वहां रहते उसने हिंदाल के गुरु है मीर अली अकबर, उसकी पुत्री हमीदानो बेगम से विवाह करता है। उसी पुत्री से अकबर का जन्म होता है। उसके बाद वो काबुल जाता है, काबुल से वो सीधा वो ईरान चला जाता है। ईरान के शासक के साथ वो संधि करता है कि सियामत को स्वीकार करेगा। सियामत को स्वीकार करने के बाद कंधार को जीत कर तहा मासक को देगा। वो 45 के अंदर कंधार किससे जीता है? कामरान से, और कंधार से अस्करी से, और काबुल कामरान से जीत कर उसको दे देता है। कुछ दिनों के बाद में यहाँ शासक जो राजकुमार नियुक्त किया उसकी मृत्यु हो जाती। हुमायूं पुनः कंधार को अपने राज्य में मिला देता। अब हुमायूं काबुल और कंधार का शासक बन जाता है, और हिंदाल होता है उसका भाई, वो इसके साथ में मिल जाता है, पर वो कामरान के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा जाता है। एक क्वेश्चन है, अकबर को किसने किले पे लटकाया था? कामरान ने, जो छोटा सा था। और किसने बचा था? जीजी अनागा। ये हुमायूं को इतना था। अब उसके बाद हुमायूं वापस भारत में प्रवेश करता है, और वो किस प्रकार का देखते हैं। हुमायूं का पुनः दिल्ली पर अधिकार। अब हुमायूं वहां से सेना लेकर वापस आता है किसकी तरफ? लाहौर या पंजाब की तरफ। अब पंजाब का शासक होता है, कौन होता है? पंजाब का शासक होता है सिकंदर सूर। कौन होता है? सिकंदर सूर। अब सिकंदर सूर शासक होता है, और यहां अधिकार कर लेता है हुमायूं और सिकंदर सूर के मध्य 15 मई 1555 के अंदर, 15 मई 1555 के अंदर युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? 1555 के अंदर युद्ध होता है मच्छीवाड़ा का युद्ध। और इस युद्ध के अंदर सिकंदर के दो सेनापति होते हैं, तातार खां और हेवत खां, और ये दोनों सैनिक हार जाते हैं, और हुमायूं इस युद्ध के अंदर जीत जाता है। उसके बाद में सिकंदर खां सूर पुनः सेना भेजता है, और अगला युद्ध होता है सरहिंद का युद्ध। और इस युद्ध की होता है 22 जून 1555 के अंदर, और इस युद्ध के अंदर सिकंदर सूर हार के हिमालय की तरफ भाग जाता है, और इस प्रकार दिल्ली पर पुनः हुमायूं का अधिकार हो जाता है। ये हुमायूं का पुनः अधिकार कर लिया जाता है, और हुमायूं दिल्ली पे शासन स्थापित कर लेता है। और वो शासन स्थापित करने के बाद में 24 जनवरी 1556 को जो उसने एक पुस्तकालय बनाया था, मैंने बताया था शेर मंडल, दीन पन्हा के अंदर एक पुस्तकालय था शेर मंडल, उसकी सीढ़ियों से उतरते समय वो पैर फिसल जाता है, और 26 जनवरी को हुमायूं की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कितनी तारीख को? 26 जनवरी को हुमायूं की मृत्यु हो जाती है।
अब नैलपुन यहाँ कहता है कि जो जीवन भर लुढ़कता रहा, लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाता हुआ ही मारा गया। ये नैलपुन ने कहा था, किससे समय? हुमायूं को कहा गया, हुमायूं से जीवन से संबंधित कहा गया। अब उसके बाद में अब क्या कहते हैं कि उस समय अकबर वहां मौजूद नहीं था, हुमायूं का पुत्र था, तो कौन था? अकबर, वो मौजूद नहीं था। इसलिए कहते हैं कि अब उसको जब तक अकबर यहाँ नहीं आ जाए, शासक घोषित नहीं किया जाए, जब तक जनता को दी या दूसरे यदि सैनिकों को या अमीरों को पता चलता है तो वो विद्रोह कर देंगे। इसलिए मुल्ला बेकसी को, जो हुमायूं का हमशक्ल था, उसको हुमायूं के रूप में 17 दिन बनाए रखा शासक। ये भी पूछा जाता, हुमायूं की मृत्यु के बाद में किसको हुमायूं को हमशक्ल के रूप में शासक बनाया गया? तो मुल्ला बेकसी को, जब तक अकबर को शासक घोषित नहीं कर दिया जाए। ये हुमायूं का राजनीतिक जीवन था। यहाँ लड़खड़ाता हुआ आया और लड़खड़ाता ही मारा गया। जी तो ये उसके बाद में अपन की बचा है कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं कि हुमायूं की उपाधियां क्या थी। ये चीज मैं आपको एक दिन बता देता हूँ कि हुमायूं की उपाधि कौन कौन सी, या हुमायूं को क्या क्या कौन कौन सी उपाधि दी गई थी, क्या क्या चीज कहा गया था हुमायूं को। इसके अंदर ध्यान रखना, हुमायूं को खुदा का साया कहा गया था। हुमायूं को सिकंदर-ए-शानी भी कहा गया है। सिकंदर-ए-आजम, इनको हकीकी मजाजी भी कहा गया है। 4 नंबर उपाधि इसकी, इनको हजरत बादशाह खिलाफत पनाह भी कहा गया है। इनको सल्तनत का योग भी कहा गया। ये चीज इतनी उपाधि देगी, खुदा का साया, सिकंदर आजम, हकीकी मजाजी और हजरत बादशाह खिलाफत। अब ध्यान रखना, हजरत फिरदौस मकानी किसको कहा गया? बाबर को कहा गया है। और हजरत बादशाह खिलाफत पनाह किसको कहा गया है? ये हुमायूं को कहा गया है। सल्तनत का योग भी इसको कहा गया है। ये इनकी उपाधियां थी। इस प्रकार हुमायूं का जो मुख्य जो अपने अध्ययन किया था, ये चीजें थी अपने अंदर। हुमायूं किस प्रकार सत्ता पे काबिज हुआ पुनः, और कौन कौन से युद्ध हुए हुमायूं के, और किस प्रकार इसकी मृत्यु हो गई, और किस प्रकार जीवन भर वो लड़खड़ाता रहा, इसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। अब कोई चीज बची हुई है वो वापिस अपन अगली कक्षा के अंदर अध्ययन करेंगे। मुख्य चीजें थी वो अपन इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। माँ का नाम था महाम बेगम। एक ध्यान रखना, महाम बेगम को पातशाह बेगम की उपाधि थी, पर उसको बाद में किसको दी थी? इसकी मृत्यु पर किसको दी थी? खानजादा बेगम को पातशाह बेगम कहा जाता। ये भी ध्यान रख लेना। इनके सतारी वंश से मानने वाला था मोहम्मद घोष। मूला चांद इसका खगोल शास्त्री था, और इलियास ने इसको नक्षत्र शास्त्र की शिक्षा भी दी थी। ये भी ध्यान रखना, ये चीज था।